जय हिंद साथियों। एक था राजतंत्र जहाँ बोला जाता था किंग कैन नेवर डू रॉन्ग, कि राजा कभी गलत नहीं करेगा। राजा जो कुछ करेगा वो सब कुछ सही करेगा, और राजा ने जो बोल दिया वही कानून हुआ करता था, और राजा जो था कानून के ऊपर था। लेकिन आज समय बदल गया है। देश की आज़ादी के बाद देश में लोकतंत्र है, जनता का तंत्र है, प्रजा का तंत्र है। जब यहाँ पर राज राजा का नहीं है, प्रजा का राज है। लेकिन प्रजा चूंकि डायरेक्ट राज नहीं कर सकती है, इसलिए प्रजा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया। और संविधान एक गंगोत्री की तरह है जिसमें से बहुत सारी नदियाँ फूटती है, और उन नदियों को हम कानून या लॉ या अधिनियम या विधान के नाम से जानते हैं। तो देश में जो अभी आज की शासन व्यवस्था है उसमें सर्वोपरि है कानून, लॉ यानी विधि। आज इसलिए हम कहते हैं कि चूंकि जो कुछ भी लॉ बना है पार्लियामेंट से हो चाहे राज्य की विधानसभाओं से है, जो भी विधिवत तरीके से लॉ बन के पास होता है और नोटिफाई हो जाता है गजट में, वो कानून का रूप ले लेता है, वही लॉ कहलाता है। तो देश में राज लॉ का है, किसी आदमी का राज नहीं है। इसलिए अब चूंकि लॉ ही सब कुछ गवर्न करता है, लॉ के ऊपर आज की तारीख में कोई नहीं है, लॉ ही सर्वोपरि है, इसलिए इसको बोला जाता है कानून का राज, यानी विधि का शासन, यानी रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ एक ऐसा चीज़ है जिसको सिर्फ विधि के विद्यार्थियों यानी लॉ स्टूडेंट को ही नहीं, देश के प्रत्येक नागरिक को पता होना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ है क्या। तो इस वीडियो में हम जानते हैं एक रूल ऑफ लॉ के बारे में, जल्दी जल्दी चर्चा करेंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट इसके बारे में इसमें समझाने की कोशिश की गई है। आपको बुकिश नॉलेज के लिए आप बुक से पढ़ें, लेकिन जो कंक्रीट उसका कोर आइडिया है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। इसके अंदर हम जानेंगे कि रूल ऑफ लॉ के कोर प्रिंसिपल्स क्या क्या है, रूल ऑफ लॉ होता क्या है, किस किस के ऊपर अप्लाई होता है, कहाँ अप्लाई नहीं होता है। आइए बढ़ते हैं आगे। What is rule of law? Rule of law is derived from the French phrase ली principle de legalite, यानी प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी या फ्रेंच से लिया गया है इसको। रूल ऑफ लॉ मीन्स रूल ऑफ लॉ एंड नॉट द मैन। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून का राज, न कि व्यक्तियों का राज। वेयर देर इज अ रूल ऑफ लॉ नो पर्सन कैन बी सेड टू बी अबव द लॉ। जहाँ कानून का राज है, जहाँ विधि का शासन है, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। इवन द फंक्शंस एंड एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट शैल बी विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ। कहने का तात्पर्य है कि इवन सरकार का प्रत्येक काम भी कानून के दायरे में ही आता है, वो भी कानून से ऊपर नहीं है। रूल ऑफ लॉ इम्पोजेज अ ड्यूटी ऑन ऑल सिटीजन्स इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी टू ओबे द लॉ। जो विधि का शासन का नियम है, जो सिद्धांत है, वो प्रत्येक नागरिक के ऊपर एक दायित्व डालता है कि वो कानून का पालन करे। और ऐसा कानून का पालन करने के लिए ये भी आवश्यक है कि ये जो लॉ है वो खुद भी जस्टिफाइड हो एंड नॉट आर्बिट्ररी और ऑपरेसिव लॉ। जो विधि है, जो कानून है देश का, वो भी इस तरह का नहीं होना चाहिए कि वो मन मर्जी वाला हो, किसी को मन मर्जी शक्तियाँ दे देता हो, नागरिकों का शोषण करता हो या अन्यायपूर्ण हो। उस तरह का लॉ भी नहीं हो सकता है। आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसे लॉ को जो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से नहीं है या लोगों का शोषण करता है, उसको नल एंड वॉइड करार दिया जा सकता है। इसलिए लॉ को भी जस्टिफाइड होना चाहिए, आर्बिट्ररी नहीं होगा वो लॉ, और ऑपरेसिव नेचर का नहीं होना चाहिए, तभी वो लॉ प्रभाव में रह सकता है। और इसीलिए नागरिकों के ऊपर भी दायित्व है कि इस लॉ का पालन करें। दूसरा, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको पता होगा, भारत का संविधान का जो मूल ढांचा है उसका एक अंग है, उसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन यानी कानून का राज। रूल ऑफ लॉ मैंडेट्स दैट नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू हार्श uncivilized or discriminatory treatment even if their object is to protect and secure the law and order। इसका मतलब ये हुआ कि विधि का शासन जो है वो अपेक्षा करता है कि कोई भी व्यक्ति को हार्श यानी कठोर, अनसिविलाइज, अमानवीय और डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभावपूर्ण तरीके से उसके साथ व्यवहार नहीं किया जाएगा। भले ही किसी कानून कोई किसी भी कानून का उद्देश्य ये कोई भी अगर आदेश है उसका उद्देश्य भले ही पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखना हो, तो भी किसी भी व्यक्ति को कठोर या अमानवीय तरीके से व्यवहार नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर व्यक्ति के साथ सामान्य व्यवहार किया जाएगा, और जो कुछ भी व्यवहार किया जाएगा वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाएगा। किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। अब रूल ऑफ लॉ के और क्या क्या कॉन्सेप्ट आते हैं। किंग इज अंडर गॉड एंड द लॉ। राजतंत्र में जहां हम कहते थे कि राजा सबसे ऊपर है, कानून के भी ऊपर है, लेकिन प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र यानी विधि के शासन में लॉ के नीचे है राजा भी। राजा भी लॉ के ऊपर नहीं है, कानून के ऊपर राजा नहीं है। और डाइसी ने बहुत शानदार इसमें थ्योरी दी है। डाइसी को बहुत महत्वपूर्ण
एक विद्वान माना जाता है रूल ऑफ लॉ के सेंस में। डाइसी ने कहा था कि रूल ऑफ लॉ हैज़ फॉलोइंग 3 पिलर्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट अ गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन। डाइसी ने कहा था कि जो सरकार है या जो शासन है वो विधि के सिद्धांतों यानी कानून के सिद्धांतों के ऊपर आधारित होनी चाहिए, न कि व्यक्ति के मनमर्जी के आधार पर। उन्होंने इसके लिए 3 मुख्य प्रिंसिपल बताए हैं। क्या 3 मुख्य प्रिंसिपल हैं डाइसी के हिसाब से? एक है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कानून सर्वोपरि है। दूसरा इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के बराबर सामने सबकी समानता, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। तीसरा प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, विधिक भावना का वर्चस्व। ये 3 मुख्य सिद्धांत हैं जिनके ऊपर पूरा का पूरा रूल ऑफ लॉ टिका हुआ है। पहला है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। क्या बोलता है? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ बोलता है कि लॉ सुप्रीम है, यानी सर्वोच्च क्या है यहाँ पर? लॉ है, कानून सर्वोपरि है, सबसे ऊपर कानून है। लॉ रूल्स ओवर ऑल पीपल इंक्लूडिंग द पर्सन्स एडमिनिस्ट्रिंग द लॉ। जो कानून है वो सबके ऊपर शासन करता है, हर व्यक्ति के ऊपर कानून शासन करता है, चाहे वो ऐसे लोग ही क्यों ना हो जो लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन ही कर रहे हो, चाहे वो न्यायपालिका के लोग हो, चाहे वकील हो, चाहे सरकारी ऑफिसर हो, कोई भी हो, सबके ऊपर लॉ है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड बाय द गवर्नमेंट मेरली बाय इट्स ओन फिएट एंड ओनली अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। कोई भी व्यक्ति को सरकार की या किसी भी पावरफुल आदमी के मन मर्जी से पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। किसी को भी अगर पनिशमेंट देना है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही पनिशमेंट दिया जाएगा। डिस्क्रिशन हैज़ नो प्लेस वेयर देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। जहाँ पर कानून की सर्वोच्चता है वहाँ पर विवेक का कोई स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि विवेक जहाँ दिया जाता है वहाँ पर आर्बिट्ररीनेस आती है। आर्बिट्ररीनेस मतलब मनमानापन आता है, इसलिए यहाँ पर विधि के शासन में डिस्क्रिशन को कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर लॉ ही सर्वोपरि है और लॉ में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसी के माध्यम से लोगों को दंडित किया जाएगा और उसी के हिसाब से शासन किया जाएगा। किसी की मर्जी यहाँ पर नहीं चलेगी। अब नेक्स्ट है इसका प्रिंसिपल इक्वालिटी बिफोर द लॉ। कानून की नज़र में सब बराबर है। एवरी मैन इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज रैंक और पोजीशन, चाहे आदमी किसी भी रैंक का हो, अंबानी का बेटा हो चाहे किसी मंत्री का बेटा हो, उसके कितना ही धनाढ़ हो, कोई भी धन्ना सेठ हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके लिए भी वही अदालत है जो एक गरीब भिखारी के लिए अदालत है। दोनों लोग एक ही जैसी अदालत के सामने खड़े होंगे अगर अपराध करते हैं तो। एक ज़माना था, अंग्रेज़ों के ज़माने में अलग अलग कोर्ट हुआ करती थी, लेकिन आज भारत के गणतंत्र लागू होने के बाद विधि के शासन में हर व्यक्ति के लिए समान अदालतें, समान न्यायपालिका के सामने, समान कोर्ट के सामने उनको उपस्थित होना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी ओहदे का व्यक्ति हो या किसी भी पोजीशन का व्यक्ति हो। आगे, देयर शुड बी द सेम सेट ऑफ लॉज फॉर ऑल द पीपल एंड शुड बी एडजुडिकेटेड बाय द सेम सिविल कोर्ट्स। और सब हर व्यक्ति के लिए, चाहे किसी भी हैसियत का हो, कम हैसियत का हो, ज़्यादा हैसियत का हो, सबके लिए समान कानून है और वो समान न्यायालयों के सिविल कोर्ट में भी उनको समान तरीके से ट्रीट किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगला है प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, विधिक भावना का सर्वोच्चता। विधिक भावना की सर्वोच्चता के लिए क्या बोला है उन्होंने बोला है कि रूल ऑफ लॉ देयर शुड बी एन एनफोर्सिंग अथॉरिटी। वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी अथॉरिटी यानी अधिसत्ता होनी चाहिए जो लॉ को एनफोर्स करेगी, लागू करेगी, एंड दैट अथॉरिटी ही फाउंड इन द कोर्ट्स। और डाइसी के हिसाब से जो ऐसी अथॉरिटी सिर्फ कोर्ट में है यानी न्यायालयों में है। कोर्ट्स आर द एनफोर्सर ऑफ द लॉ, रूल ऑफ लॉ। न्यायालय है वो है विधि के शासन को लागू करवाने वाली संस्थाएं हैं। हैंस इट शुड बी फ्री फ्रॉम पार्शलिटी एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। इसलिए इस वाला यहाँ पर इम्पार्शल गलत वर्ड हो गया है, फ्री फ्रॉम पार्शलिटी होना चाहिए। यहाँ पर होगा कि जो भी न्यायालय होंगे वो निष्पक्ष होंगे, उनको किसी तरह के सामने वो भेदभाव नहीं करेंगे और उनके ऊपर किसी भी तरह का बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कोर्ट्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। और आगे उन्होंने बोला कि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज़ एन इम्पोर्टेंट पिलर फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, कि विधि के शासन के अस्तित्व के लिए ज़रूरी है कि न्यायपालिका सबसे स्वतंत्र रहे, कार्यपालिका या विधायिका का उसके ऊपर डायरेक्ट नियंत्रण ना रहे, इनडायरेक्ट नियंत्रण भी ना रहे, वो न्याय के सिद्धांतों, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर ही न्यायपालिका चले, न्यायालय चले, यह उनका मानना था। अब बात आती है कि भारत के संविधान में कहाँ कहाँ पे रूल ऑफ लॉ का अस्तित्व है। तो जैसे भारत के संविधान के प्रस्तावना में भी आप देखेंगे ध्यान से तो विधि के शासन की बात झलकती, जब उसमें लिखा है कि सबको इक्वलिटी रखी जाएगी, उसके अंदर सभी नागरिकों के लिए अधिकारों को के लिए फ्रेटर्निटी का डेवलपमेंट किया जाएगा, है ना, सोशल सिक्योरिटी रहेगी, सोशल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सेक्युलर, वो सब चीज़ें सभी के ऊपर लागू होती हैं। और भी कई इसमें बातें हैं जो उनसे साफ साफ झलकता है कि रूल ऑफ लॉ को उसमें अडॉप्ट किया गया है, उसकी आत्मा के अंदर है रूल ऑफ लॉ।
आर्टिकल 14 में आपको पता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये सभी के लिए समान कानून और समान उपचार की बात करता है। आर्टिकल 15 बोलता है कि नो 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 डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सो आर्टिकल 16 सभी के लिए सब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। आर्टिकल 23 ये भी बात करता है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन सभी को मिला हुआ है। आर्टिकल 13 ये बोलता है कि कोई भी रूल, कोई भी लॉ, रेगुलेशन, बाय लॉ ऐसा नहीं होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध हो। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध कोई लॉ आता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड करार दे सकती है। और केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये बहुत फेमस केस है, मूल ढांचे से संबंधित है। इसी में मूल ढांचे की अवधारणा को डिक्लेयर किया गया था एक बहुत हाई लेवल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इसमें भी ये माना गया था कि जो रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है, विधि का शासन जो है भारत के मूल ढांचा का एक विशेषता है। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंक्लूडेड द रूल ऑफ लॉ एज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत के संविधान के एक विशेषताओं में से, मूल ढांचे की विशेषताओं में से एक है रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन। अब बात आती है कि क्या रूल ऑफ लॉ के कोई एक्सेप्शंस है, कुछ अपवाद हैं? जी हाँ, थोड़े अपवाद हैं। वो सिविल लॉ में है, क्रिमिनल में मेरे हिसाब से कोई अपवाद नहीं है। सिविल लॉ में इतने से हैं कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको कुछ अपवाद, कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं कि जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा होता है तब उनको सिविल मैटर में सेशन के दौरान और सेशन के 40 दिन पहले, 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और कभी कभी कुछ इम्यूनिटीज़ है जहाँ पर अब उसके ओहदे के हिसाब से उसका कहीं जहाँ एग्जामिनेशन होना है तो वहाँ पर कमीशन अपॉइंट करके उसको उसके एक्सपेंसेस पे उसके ही प्लेस में जाकर उसका एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये छोटे छोटे एक्सेप्शंस हैं। बाकी मोटा मोटी ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो कोई ज़्यादा विशेष प्रिविलेज नहीं दिया गया है। वो भी, उनके ऊपर भी रूल ऑफ लॉ अप्लाई होता है, वो भी सेम कोर्ट के प्रति अमीनेबल है। सब पूरा कानून समान रूप से देश के प्रत्येक नागरिक के ऊपर लागू होता है। इसलिए संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में रूल ऑफ लॉ इस संविधान को बनाए रखने के लिए परम आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को रूल ऑफ लॉ के बारे में जानकारी होनी चाहिए और रूल ऑफ लॉ के द्वारा ही ये देश गवर्न हो रहा है। विधि का शासन है यहाँ पर और विधि ही सर्वोपरि है। ये सीधा सा इसका क्रक्स है, कोई व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है। लोकतंत्र में रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन है, यहाँ पर विधि ही सर्वोपरि है। सब विधि के नीचे है, यानी कानून के नीचे है सब कोई। धन्यवाद।